हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे थर्ड लेसन जिसका नाम है जनसंख्या। इसमें अपन ने पढ़ा था जनसंख्या का वितरण, घनत्व व वृद्धि। यह लेसन है। अब अपन ने वितरण और घनत्व तो पढ़ लिया, आज अपन पढ़ेंगे जनसंख्या की वृद्धि। अब देखो, जनसंख्या की वृद्धि क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या वृद्धि। अब वितरण अपन ने पढ़ लिया था कि किसी भी भूभाग में रहने वाले लोगों की संख्या, और घनत्व किसी निश्चित भूभाग में जैसे प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात की जाती है। अब इसी प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि है कि वृद्धि किस प्रकार से मापेंगे अपन। वृद्धि से तात्पर्य यह है कि जैसे जो जनगणना, जैसे अपने यहाँ 10 साल में जनगणना होती है, 2001 में हुई थी, फिर 2011 में, अब 2021 में हुई। तो अब जो इनका अंतर है, जैसे 2021 की तो अभी हुई नहीं है, 2001 और 2011, तो इसमें जो 2001 में जनसंख्या थी, जैसे यूं समझ लो 102 करोड़ थी, और 2011 में 121 करोड़ हो गई, लगभग बता रही हूँ, ठीक है। अब इनका जो अंतर है इन 10 सालों में, इनका जो अंतर है इन 10 सालों में, वही जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। इनका अंतर अब जैसे कितना, या तो घटेगी जनसंख्या या बढ़ेगी जनसंख्या। तो अधिकतर शुरू से ऐसे ही हो रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जनसंख्या घटी नहीं। तो जनसंख्या की वृद्धि दर इसे ही कहते हैं जो जैसे पिछली जनगणना से अब जनसंख्या ऋणात्मक हुई है या धनात्मक हुई है। तो धनात्मक ही होती है हमेशा, ऋणात्मक कभी नहीं होती। एक दो बार ऐसे कोई प्राकृतिक दशाएं ऐसे बन गई थी, तभी भी घट गई। ये अपन आगे पढ़ेंगे कौन कौन से कालक्रम में जनसंख्या में वृद्धि हुई है या घटी है। तो यही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं कि 102 करोड़ से 121 करोड़ हो गई, ठीक है। अब ये जनसंख्या वृद्धि किसी निश्चित भूभाग में, आप लिख भी सकते हो, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, ये तो समझने के लिए मैंने बता दिया। किसी निश्चित, किसी भौगोलिक क्षेत्र की, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में, जनसंख्या के आकार में निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को, होने वाले वृद्धि भी बोल सकते हो, होने वाले परिवर्तन को, होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। वृद्धि कहते हैं, ठीक है। अब ये जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या किसी भौगोलिक क्षेत्र की, कितना भी भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे अपना भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें जनसंख्या के आकार में, आकार से मतलब है उसकी संख्या में, ठीक है, कि इतने भौगोलिक क्षेत्र पे जो इतनी जनसंख्या पिछली। अब इसका मतलब क्या समझे? आकार में, निश्चित समय में। अब ये निश्चित समय है, निश्चित समय का मतलब मैंने अभी बताया था
जनगणना होती है, तो अब 2001 में हुई थी और 2011 में हुई है। तो इन दोनों का जो अंतर है ना, वही जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, इन दोनों का अंतर है वही जनसंख्या वृद्धि। अब इसमें मैंने तुम्हें बताया कि जैसे इसमें या तो जनसंख्या में वृद्धि होगी या कमी होगी, वो वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से, जैसे कई बार ऐसे अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है या कोई महामारी आ जाती है, तो इस वजह से जनसंख्या में ऋणात्मक या धनात्मक वृद्धि होती है। इसे दो भागों में बांटा गया है, धनात्मक वृद्धि दर और ऋणात्मक वृद्धि दर। धनात्मक में तो जनसंख्या बढ़ती है और अधिकतर, अब जैसे अपन आगे कालक्रम का अध्ययन करेंगे तो इसमें पढ़ेंगे कि हमेशा धनात्मक ही होती है, ऋणात्मक बहुत ही कम होती है, ठीक है। अब जनसंख्या वृद्धि आपके आ गया होगा समझ में, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ये विश्व की जनसंख्या वृद्धि, अब इसमें है अपन को विश्व के संदर्भ में ही पढ़ना है, ये भारत का तो मैंने उदाहरण दिया था। अब विश्व की जनसंख्या वृद्धि कितनी है, विश्व में भी जनसंख्या की वृद्धि धीरे धीरे, आपके बुक में चार्ट भी दे रखा है कि धीरे धीरे जनसंख्या की, क्योंकि आप प्राचीन काल से प्रागैतिहासिक काल से देखोगे, लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व मानव का जैसे विकास बताते हैं इस पे पृथ्वी पर, तो उसमें मानव ने अपने अनुसार कैसे कि उसने अपने अनुसार, जैसे पहले तो उसको यही नहीं पता था कि जीवन जीना कैसे, पशु तुल्य जीवन जीता था, पशुओं के समान बस सिर्फ और सिर्फ भोजन की तलाश करना, अपना पेट पालना और वहां से चले जाना। इसी प्रकार से फिर धीरे धीरे उसने प्रकृति को समझने की कोशिश की, प्रकृति में क्या परिवर्तन हो रहे हैं उनको महसूस किया अलग अलग जगह पे जाके, और उसने फिर धीरे धीरे, अपने जैसे हिस्ट्री में पढ़ा भी है 10th तक आपने कि प्राचीन काल है, मध्यकाल है और आधुनिक काल में मानव का विकास किस प्रकार से हुआ है, कि उसका जीवन पहले तो उसका जीवन पशु तुल्य था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना विकास किया है। तो इसी प्रकार से इसकी जनसंख्या में भी वृद्धि होती रही है। क्यों? क्योंकि उसने जब प्रकृति को, जैसे पहले तो मानव क्या था प्राचीन काल में, और मूलतः प्रागैतिहासिक काल ये पढ़े हैं ना आपने हिस्ट्री में, उसमें क्या था, मनुष्य का जीवन पशु तुल्य था, वो सिर्फ और सिर्फ भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था, उसको न रहने का, स्थायी जीवन जीने का कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी बुद्धि के प्रयोग से प्रकृति को समझा और अपना जीवन स्थायी किया, मतलब प्रकृति को अपने अनुरूप ढालने की उसने, या प्रकृति के अनुरूप अपने को ढालने की उसने कोशिश की, और उसका जीवन फिर अपन ने जैसे हिस्ट्री में पढ़ा भी है ना कि उसने धीरे धीरे मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ किया, भोजन था तो उसने उनके ये जो जानवर थे, जंगली जानवर थे, उनकी रक्षा से बचने के लिए, उनसे रक्षा करने के लिए अपने आप की उसने जैसे स्थायी जीवन शुरू किया, मकानों का इनका निर्माण किया, फिर धीरे धीरे पालतू पशु पालने लगा, फिर उन पशुपालन करने लगा, फिर कृषि का विकास हुआ। तो ये मानव का जिस तरह से विकास हुआ, इसी प्रकार से जनसंख्या में भी वृद्धि होती रही है धीरे धीरे। अब पहले तो मानव बहुत ही कम जैसे जनसंख्या थी मानव की पृथ्वी पर, लेकिन धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती रही, उसने सब चीजों को समझा और इसमें वृद्धि होती रही, और इसका ज्ञान अपन को होता है। अब इसके कालक्रम पढ़ेंगे अपन। विश्व में भी यही हाल है कि जलवायु दशाएं, फिर अपन ने पिछले लेसनों में भी पढ़ा है कि जहाँ पर अनुकूल जलवायु पाई जाती है वहाँ पर मनुष्य निवास करने लगा। पहले नदियों के किनारे अपन ने पढ़ा है हिस्ट्री में कि नदियों के किनारे इन सभ्यताओं का विकास हुआ। इसका कारण यही था कि वहाँ पर जलवायु परिस्थितियाँ उसके अनुकूल थी, क्योंकि मनुष्य को रहने के लिए सबसे पहले पानी की जरूरत होती है, तो उसने पानी के पास ही, नदियों के पास ही अपना स्थायी जीवन प्रारंभ किया था।
अब है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां या कालक्रम अपन पढ़ सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि की ये मिटा देती हूँ, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां या कालक्रम भी आप कह सकते हो। तो इसमें मानव ने मैंने अभी बताया धीरे धीरे विकास किया है। इसको 4 कालक्रम में बांटा है। सबसे पहला है प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल में मैंने तुम्हें अभी बताया कि मनुष्य का जीवन स्थायी नहीं था, पशु के समान जीवन था, उसको प्रकृति का कुछ भी ज्ञान नहीं था, वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। इसमें जनसंख्या जो थी वो बहुत ही कम थी। पृथ्वी पर जो जनसंख्या थी वो बहुत ही कम थी। उसने फिर धीरे धीरे मानव ने, और यह कालक्रम माना जाता है, देखो इसमें दे भी रखा है, सिर्फ और सिर्फ भोजन की तलाश में या आगे सबसे पहले शिकार करना और पशुओं को खा जाना, यही तो जीवन था मनुष्य का। तो इस काल में मनुष्य को कुछ भी स्थायी जीवन जीने का या कोई भी विकास करने का ज्ञान नहीं था। तो इससे जनसंख्या में भी वृद्धि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती थी पृथ्वी पर। मनुष्य पशुओं के समान जीवन जीता था, उसको ज्ञान ही नहीं था। और दूसरा इसमें यह था कि इसमें अधिकतर जो पृथ्वी का भाग था इस काल में, प्रागैतिहासिक काल में पृथ्वी का जो भाग था, क्योंकि अपन ने जैसे 11वीं में पढ़ा था कि पृथ्वी का विकास धीरे धीरे हुआ है। पृथ्वी का उद्भव और विकास अपन ने पढ़ा था ना पिछली कक्षा में। तो उसमें जैसे अधिकतर जो ये महाद्वीप थे वो बर्फ से ढके हुए थे, तो भी जीवन संभव नहीं हो पाया था। अधिकतर महाद्वीपों में जैसे देखो आपके में दे भी रखा है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी यूरोप तथा दक्षिणी पश्चिमी व पूर्वी एशिया में मानवीय विस्तार का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है। अब इसमें देखो घनत्व भी 0.004 है। घनत्व कितना था मनुष्य का? 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब दूसरा काल है प्राचीन काल। दूसरा काल क्या है? प्राचीन काल। अब फिर धीरे धीरे मनुष्य ने यह 6000 वर्ष पूर्व से माना जाता है इस काल का प्रारंभ। 6000 वर्ष पूर्व से माना जाता है इस कालक्रम का। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें तो प्रागैतिहासिक काल में तो मनुष्य को कुछ भी ज्ञान नहीं था, सिर्फ आखेट करना, शिकार करना और घूमना, भोजन की तलाश के लिए इधर उधर। प्राचीन काल में फिर धीरे धीरे मनुष्य ने जब ये शिकार करता था तो छोटा छोटा जैसे थोड़े पशुपालन प्रारंभ किया इसने। थोड़ा सा प्राचीन काल के भी अंत तक आते आते उसने स्थायी जीवन प्रारंभ कर दिया था। तो इसमें उसकी जनसंख्या की कुछ वृद्धि हुई थी। इसमें देखो दे भी रखा है, ये जो संदेह रखे ना आपके विश्व जनसंख्या वृद्धि का ये जो चार्ट दे रखा है, फॉलो चार्ट है, इसके द्वारा आप समझ सकते हो। इसमें विभिन्न सभ्यताओं का विकास हुआ प्राचीन काल में। विभिन्न सभ्यताएं जैसे अपन ने मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, ये अपने सिंधु घाटी की सभ्यता ये पढ़ी है ना। तो इन सभ्यताओं का विकास भी प्राचीन काल में ही हुआ था। तो इससे पता चलता है, इन सभ्यताओं से क्या पता चलता है कि मनुष्य ने स्थायी जीवन प्रारंभ। अपन ने जैसे सभ्यताएं पढ़ी है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ये 2500-3000 ईसा पूर्व की है। तो इसी की समकालीन ये मिस्र की सभ्यता ने ये नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये सभ्यता यूनान की सभ्यता थी। तो
मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो इसमें इन सभ्यताओं का प्राचीन काल में विकास हुआ था। तो जनसंख्या की वृद्धि भी धीरे धीरे बहुत ही कम थी, लेकिन कुछ होने लगा, क्योंकि मनुष्य ने स्थायी जीवन प्राचीन काल में प्रारंभ कर दिया था। और स्थायी जीवन प्रारंभ करने के बाद उसका क्या था, उसने पशुपालन और कुछ कृषि करना प्रारंभ कर दिया था छोटे पैमाने पर। अब उसके बाद है मध्यकाल। यह अपन जनसंख्या की वृद्धि पढ़ रहे हैं इन काल में, अपने हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है वैसे। मध्यकाल में, अब मध्यकाल कब से माना जाता है, लगभग आपको ये 10 लाख वर्ष पूर्व प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। ये 6000 वर्ष पूर्व ईसा से ये प्राचीन काल, और 8वीं शताब्दी तक, ठीक है। तो इसमें फिर 800 ईस्वी तक ये काल माना जाता है प्राचीन काल, और फिर 800 से लगभग 1600 ईस्वी तक माना जाता है मध्यकाल, और उसके बाद है आधुनिक काल, ठीक है। अब इसमें मध्यकाल में काफी विकास हुआ है मनुष्य का, क्योंकि इन्होंने स्थायी जीवन तो जैसे इसमें कर ही दिया था। मध्यकाल में मनुष्य ने काफी विकास किया, उद्योग धंधों का विस्तार हुआ, यहाँ पशुपालन स्थायी रूप से वो करने लग गया था, स्थायी रूप से निवास हो गया था। तो जब स्थायी रूप से वो निवास करने लग गया था तो उसको सभी चीजों की जरूरत पड़ी, तो उसने धीरे धीरे इन यंत्रों का, जैसे प्राचीन काल का अंत होते होते इनका उद्भव हो गया था। फिर इनका यह औद्योगिक विकास कहा जाता है मध्यकाल, ठीक है। तो मध्यकाल में काफी विकास हुआ था मनुष्य का, और जनसंख्या की वृद्धि देखो इसमें देख रखा है। इतिहास की दृष्टि से यह 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी के बीच का कालखंड है, और 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी। 1650 ईस्वी में कितनी थी, 1650 ईस्वी तक आते आते विश्व की जनसंख्या कुल कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 55 करोड़ ही। धीरे धीरे, क्योंकि मनुष्य का विकास धीरे धीरे हुआ है, तो इसमें यह कालक्रम क्यों हुआ है, इसमें इस काल में, मध्यकाल में मनुष्य ने काफी विकास किया था। इसमें विभिन्न प्रकार के, देखो दूसरे, इस समय जनसंख्या वृद्धि की गति अत्यंत मंद रही, किंतु कुछ देशों में अधिक रही। इस समय बाढ़, सूखा, महामारी और युद्धों के कारण जनसंख्या में कमी हुई। अब मध्यकाल में भी ये बताया गया है कि 1650 ईस्वी तक, क्योंकि मनुष्य विकास तो कर रहा था, लेकिन कुछ भौगोलिक परिस्थितियां या प्राकृतिक वातावरण ऐसा बना, जैसे सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, या बाढ़ आ गई, या कोई ऐसी महामारी हो गई, जैसे अब अपन देख रहे हैं ना, इस महामारी को अपने आप भी फैल रही है, तो इससे कितना इफेक्ट होता है ना, कोई भी विकास नहीं कर सकता ना। तो इसी प्रकार से मध्यकाल में भी जनसंख्या की वृद्धि जो दर थी वो मंद ही रही। कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने काफी विकास किया। अब अगला है, तीसरा है आधुनिक काल, चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल में अब 1650 से और अब तक का यह आधुनिक काल है। इसमें मनुष्य ने काफी विकास किया है, इसमें जनसंख्या की वृद्धि भी। अब देखो इसमें 17वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। 1750 ईस्वी में यह बढ़कर 72 करोड़ हो गई, जो विश्व की जनसंख्या थी। 1650 में कितनी थी, 55 करोड़, और 1750 में 100 सालों में कितनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ 72 करोड़ ही। 72 करोड़, तो इस हिसाब से आप लगा सकते हो कि इतनी कम जनसंख्या की वृद्धि धीरे धीरे हो रही है। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद जो जो विकास हुआ है उससे जनसंख्या अत्यंत तीव्र गति से बढ़ी है, ठीक है। अब इसमें ये जो आंकड़े दे रखे हैं ये आपको 1850 ईस्वी में यह दुगनी वृद्धि के साथ 133 करोड़ हो गई, और 1950 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या 251 करोड़ हो गई। अब 2000 में
13 में 714 करोड़ जनसंख्या है। विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? 714 करोड़। और अब आगे जैसे और आंकड़े आएंगे तो इसमें अब तो और भी ये 900 के करीब पहुंच गई होगी। ठीक है, अब धीरे धीरे आप इससे अपन को, इस कालक्रम से अपन को पता लगता है कि धीरे धीरे मनुष्य ने विकास किया है। जो ही विकास उसने किया है त्यों ही ये जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, अब आपके ये आ गया होगा समझ में जनसंख्या में वृद्धि किस प्रकार से हुई है। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या है ये अपन